ऑनलाइन क्लास। आज हम ऐसे समीकरण युग्म के अनुप्रयोगात्मक समस्यात्मक प्रश्नों को हल करना सीखेंगे जो कि अनुप्रयोगात्मक है, और टॉपिक हमारा वही रहेगा कि समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण युग्म में बदलकर हम किस प्रकार से चेंज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर, धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। धारा की चाल तथा नाव की स्थिर पानी में चाल ज्ञात कीजिए। हमारा एक अनुप्रयोगात्मक प्रश्न है और यहाँ पे हम दो रैखिक समीकरण युग्म में कन्वर्ट करके इसमें हम बीजगणितीय विधि द्वारा इसे सॉल्व करेंगे। इसके लिए हमने एक छोटा सा यहाँ पे एक फिगर बना रखा है। सपोज एक यहाँ पे एक जो है धारा है, एक बहता हुआ पानी है। इसमें हमने दो नाव को यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है। पहले कंडीशंस में नाव यहाँ पे जो है यहाँ पे 10 घंटे में 44 किलोमीटर्स धारा के अनुकूल डायरेक्शन जैसे बता रखा है कि धारा के अनुकूल प्रवाहित हो रही है, और 13 घंटे में ये जो है 10 घंटे में का जो है, फिर 13 घंटे में धारा के अनुकूल जो है 55 किलोमीटर प्रवाहित हो रही है। और इधर जो है देखा जा रहा है कि जो ये नाव है, यहाँ पे नाव धारा के प्रतिकूल 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर की रफ्तार से चल रहा है, और यहाँ पे 13 घंटे में जो है 40 किलोमीटर की रफ्तार से प्रतिकूल चल रहा है। तो ये एक छोटा सा यहाँ पे फिगर द्वारा भी समझाया गया है। अब हम इसे गणना के माध्यम से कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये मान के चलेंगे कि माना नाव की जो चाल है, सबसे पहले यहाँ पे जो हमने माना है वो मान के ये चलेंगे कि नाव की जो स्थिर जल में चाल है वो x किलोमीटर प्रति घंटा है तथा धारा की चाल y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो इसलिए नाव की धारा के अनुकूल चाल कितना होगा। नाव की धारा मतलब जिस तरफ धारा बह रही है, पानी की धारा बह रही है, नाव की जो है डायरेक्शंस भी उसी धारा के अकॉर्डिंग उसकी बह रही है। तो इसमें क्या क्या आएगा, एक तो नाव की चाल यानी कि x किलोमीटर प्रति घंटा, और दूसरा इस जो कि स्थिर जल में है, और दूसरा धारा की चाल। इन दोनों चाल क्या होगी, इंक्लूड हो जाएगी, जुड़ जाएगी, जो कि नाव की धारा के अनुकूल चाल निकल जाएगी। तो यहाँ पे हमने जो है नाव की चाल x है स्थिर जल में, और धारा की चाल हमने y माना। तो यहाँ पे x प्लस y हो जाएगा, x प्लस y हो जाएगा। तो यानी कि x प्लस y किलोमीटर पर आवर घंटा हो जाएगा। तथा नाव की धारा के प्रतिकूल चाल अगर हम निकालेंगे तो इसमें ऐसा आ जाएगा कि नाव की चाल में से धारा की चाल को हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि वो जिस तरफ धारा बह रही है उसके ऑपोजिट डायरेक्शंस में जो है नाव चल रही है। तो नाव की जो है चाल में से धारा की चाल को घटाएंगे, जो कि हमें नाव की धारा के प्रतिकूल चाल निकल जाएगी। तो यहाँ पे हम x में से y को घटाएंगे, x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर होगी। जैसे कि हम जानते हैं कि जो चाल बराबर होता है, जैसे कि हम जानते हैं यहाँ पे हम जानते हैं कि चाल बराबर दूरी बटे समय। तो यहाँ पे हम चाल बराबर दूरी बटे समय, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, समय बराबर दूरी बटे चाल हो गया। परंतु पहले जो हमारी कंडीशंस है, पहली स्थिति क्या है, पहली स्थिति हमें क्या दे रखी है, पहली स्थिति हमें ये दे रखी है कि धारा के प्रति 10 घंटे में धारा के प्रति प्रतिकूल 30 किलोमीटर की चाल से 30 किलोमीटर की दूरी तय करता है। 10 घंटे में धारा के प्रति जब चलता है तो 30 किलोमीटर दूरी तय करता है। तो हम इसके अकॉर्डिंग जो है हमारा जो प्रथम स्थिति होगा कि जब नाव 30 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल चलती है, तो धारा के प्रतिकूल जब चलती है तो माना घंटों में लिया गया समय, तो हम क्या लेंगे कि माना घंटों में लिया गया समय क्या है, t1 है। यानी t1 समय में नाव की जो प्रतिकूल चाल जो है वो t1 समय
लेती है। तो हम यहाँ पे समय, जैसा हमें अभी बताया गया कि समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, तो यहाँ पे समय जो है T1 लेंगे, क्योंकि समय अलग अलग है, एक 10 घंटे के लिए है, एक 13 घंटे के लिए है। तो पहले समय के लिए हमने लेते हैं T1 इक्वल टू, यहाँ पे दूरी है 30 किलोमीटर, और यहाँ पे जो चाल है, चाल वो हो जाएगा कि नाव की चाल धारा के प्रतिकूल x माइनस वाई, हमने जो इसे पहले निकाला था। इसी प्रकार मान लिया कि माना T2 घंटे में वह समय है जिसमें नाव 44 किलोमीटर धारा के अनुकूल चलती है। जब नाव धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर दूरी जो तय करती है, वो माना उसकी समय क्या है, T2 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि T2 इक्वल टू, यानी कि समय बराबर दूरी बटे चाल, दूरी यहाँ पे 44 हो जाएगा, चाल x प्लस वाई हो जाएगा। तो यहाँ x प्लस वाई मतलब अनुकूल होगा। अब जो है टोटल टाइम कितना हो गया, कुल लगा समय कितना हो जाएगा, तो इसलिए हम T1 प्लस T2 ऐड कर देंगे, T1 प्लस T2 यानी कि इसको और इसको ऐड कर देंगे, यानी कि 30 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस 44 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू T1 प्लस T2 कितना है, 10 है। टोटल टाइम कितना है उसमें, 10 है, 10 दिया गया है। तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगा। अब दूसरी कंडीशन क्या है कि दूसरी कंडीशन के लिए हम टाइम जो ले रहे हैं वो 13 घंटों में ले रहे हैं, कि जो नाव जो है धारा के अनुकूल चल रहा है और समय ले रहा है वो 13 घंटे ले रहे समय कि प्रतिकूल। दूसरी स्थिति में 13 घंटों में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल, यहाँ पे जब प्रतिकूल चल रहा है तो उसमें समय ज़्यादा ले रहा है, जब अनुकूल चल रहा है तो समय उस समय कितना ले रहा है, 10 घंटे ले रहा है। तो यानी कि प्रतिकूल जाने में धारा के ऑपोजिट डायरेक्शन जाना तो समय ज़्यादा लगेगा, तो 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल और 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल चलती है। तो इससे समीकरण किस प्रकार प्राप्त होगा, फिर वही हमने T1 T2 को ऐड कर दिया, तो 40 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस, क्योंकि ये किलोमीटर दूरी जो धारा के प्रतिकूल है ये 40 किलोमीटर है, तो 40 अपॉन एक्स माइनस वाई प्लस 55 किलोमीटर है, तो ये 55 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू 30। इक्वेशन हमारा 2 समीकरण हो गए। तो जैसे कि हमने इससे पहले भी समीकरण 1 और 2 को अगर देखें तो ये समीकरण जो है परिमेय संख्या के रूप में है, और इस परिमेय संख्या के रूप में जो समीकरण युग्म है, इस समीकरण युग्म को हम रैखिक लीनियर समीकरण युग्म में परिवर्तित करेंगे, यानी कि रैखिक समीकरण में परिवर्तित करेंगे। तो इसके लिए हम जो गौर से देखें कि हम इनको हम क्या मान के चलेंगे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, देखिए 30 अपॉन एक्स माइनस 1, 44 अपॉन एक्स प्लस वाई को हमने इससे पूर्व में हमने लिखा था, तो इसको ऐसा लिखेंगे कि यहाँ पे हमने मान के चला कि 1 अपॉन एक्स माइनस वाई। जैसे यहाँ पे है 40, मतलब हम क्या 40 का अर्थ क्या लिख सकते हैं, 40 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई। तो यहाँ पे हम जो है 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू यू लिखेंगे, आदर मान लेंगे, और 1/x प्लस वाई की जगह हम भी मान लेंगे। तो ये इससे जो है हमारा जो है एक अलग प्रकार का समीकरण बन रहा है, ये तीसरा समीकरण आ जाएगा, ये तीसरा समीकरण है। अब हम क्या करेंगे कि जब हम समीकरण 2, 1 और 2 में u बराबर इतना, v बराबर इतना रखेंगे, तो हमारा समीकरण 1 और 2 क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तब ये ऐसा कन्वर्ट हो जाएगा, हमारा समीकरण ये बन जाएगा 30u प्लस 44v इक्वल टू 10। जैसे देखिए आप समीकरण 1 को हम गौर करेंगे तो 30 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई की जगह u आ जाएगा, 30u हो जाएगा, और 44 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, तो 1 अपॉन एक्स प्लस वाई की जगह क्या आ जाएगा, v, तो 44v इक्वल टू 10 वही लिखा जा रहा है यहाँ पे 30u प्लस 44v इक्वल टू 10। या फिर हम 10 को जो है पक्षांतर करके समीकरण को इस रूप में भी लिख सकते हैं, 30u प्लस 44v माइनस 10 इक्वल टू 0। इक्वेशन नंबर हमारा 4 आ जाएगा। ऐसे ही हम जो इक्वेशन नंबर 2 को भी कन्वर्ट करेंगे, तो इस प्रकार जैसे हमने फर्स्ट को कन्वर्ट किया था 4 में, इसी प्रकार 2 को कन्वर्ट करेंगे 5 में, तो 5 को जो हम कन्वर्ट करेंगे तो हमारा समीकरण ये इस प्रकार से आ जाएगा, 4 की तरह आ जाएगा, 40u प्लस 55v इक्वल टू 13, या 40u प्लस 55v माइनस 13 इक्वल टू 0, 5। इक्वेशन नंबर 5। अब हम इक्वेशन नंबर 4 और 5 को अगर गौर से देखें कि इनका जो दाएं पक्ष है 0 आ रहा है, तो जब 0 वाला कंडीशन आ रहा है, दाएं तरफ 0 वाला आ रहा है, इक्वेशन नंबर 4 और 5 को गौर से देखें तो यहाँ पे ऐसी कंडीशंस में हम जो है रैखिक युक्त समीकरणों को
रैखिक उस समीकरणों को जो बीजगणित विधि से हल करते हैं, उसमें विधि कौन सा लगेगा, इसमें विधि जो लगेगा वो वज्रगुणन विधि का प्रयोग करेंगे, क्योंकि हमारा दाएं ओर का पक्ष जब 0 होता है तो वहां पे वज्रगुणन विधि का प्रयोग करेंगे। तो हम वज्रगुणन विधि का प्रयोग करेंगे। तो इससे पहले हम अभी बताया गया था वज्रगुणन विधि में हम क्या करते हैं। अगर समीकरण 4 और 5 को गौर से देखें तो हम क्या करेंगे कि अगर हमें u का मान निकालना है, अगर हमें u का मान निकालना है तो हम u के नीचे v के गुणांक और एक के गुणांक, एक के गुणांक मतलब C1 C2 के गुणांकों को, 1 का गुणांक मतलब C1 C2 के मानों को हम लिखेंगे। इसी प्रकार यहाँ पे अगर हम v का मान निकालेंगे तो v के नीचे जो है u का गुणांक और 1 के गुणांकों को लिखेंगे। अगर हमें 1 का मान ज्ञात करना है तो 1 के नीचे जो है u और v दोनों का गुणांकों को लिखेंगे और उसके बाद हल करेंगे। यहाँ पे जो एरो का चिन्ह दे रखा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, यहाँ पे वज्रगुणन विधि से हल करेंगे। यहाँ पे हम तो जब एरो के चिन्ह नीचे से ऊपर की तरफ जाता है तो पॉजिटिव होता है और जैसे ऊपर से नीचे की तरफ आता है तो नेगेटिव होता है। तो इस प्रकार से हम सॉल्व करेंगे। ये जो एरो का चिन्ह दर्शाया गया इसके अकॉर्डिंग हम गुणा करेंगे। जैसे 44 को हम जैसे यहाँ पे 55 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 55 इंटू -10 हो जाएगा और फिर माइनस हो जाएगा, फिर 44 इंटू 13 ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कि यहाँ पे नेक्स्ट उसमें दिखाया गया है। यहाँ पे देखिए इस तरह से बताया गया है। यहाँ पे हमने इसको इस फॉर्म में लिख देंगे। इसको मल्टीप्लाई करके u के नीचे ये आ जाएगा, v के नीचे ये आ जाएगा, 1 के नीचे ये आ जाएगा। फिर हम जो है इसके 44 को -13 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर माइनस इसको गुणा करेंगे तो हमारा इतना आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा। इस प्रकार सॉल्व करेंगे तो u अपॉन आ जाएगा -22, v अपॉन -10, 1 अपॉन -10। अब हम इस स्टेप को, क्योंकि तीनों आपस में इक्वल हैं, बराबर है, तो u का मान निकालने के लिए हमें ये स्टेप और ये वाला स्टेप को लिखेंगे। इस प्रकार से लिखेंगे u अपॉन -22 इक्वल टू 1 अपॉन -110 लिखेंगे। फिर यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्रॉस वज्रगुणा करेंगे। वज्रगुणा की सहायता से u की वैल्यू हम इस प्रकार से निकाल, जैसे यहाँ पे दिखाया गया है। तो हमें जब सॉल्व करेंगे तो u की वैल्यू निकल जाएगी u इक्वल टू -22 अपॉन -110। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो u की वैल्यू आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। इसी प्रकार v की वैल्यू निकालने के लिए हम इसको और इसको लेंगे, यानी कि v अपॉन -10 इक्वल टू 1/-110 को सॉल्व करेंगे तो v इज इक्वल टू 1/11 आ जाएगा। तो इस प्रकार u और v की जो वैल्यू आ गया तो अभी हमारा उत्तर नहीं आया, क्योंकि हमारा जो रैखिक उस समीकरण वो x और y के फॉर्म में है। तो हम क्या करेंगे, u और v का मान समीकरण 3 जो हमने बनाया था, इससे पहले समीकरण 3 जो बनाया था वहाँ पे u और v का मान समीकरण 3 में रखेंगे। तो समीकरण 3 में u और v का जब मान रखेंगे इस प्रकार से ये आएगा। फिर इसमें फिर यहाँ पे u और v का मान रखेंगे समीकरण 3 में, तो हमारा ऐसा आएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो एक समीकरण बन जाएगा x - y इक्वल टू 5 आएगा, एक समीकरण 6 बन जाएगा। फिर दूसरा हम इसको सॉल्व करेंगे 1/x + y इक्वल टू 1/11 सॉल्व करेंगे तो x + y इक्वल टू 11 आ जाएगा, यानी कि नया समीकरण 6 और 7 आ जाएगा। फिर हम यहाँ पे गौर से देखें कि समीकरण 6 और 7 को हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, या समीकरणों को देख के पहचानने से ये प्रतीत होता है कि इन समीकरणों को हम विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। अर्थात विलोपन विधि का मतलब किसी एक चर राशि को विलुप्त करना है, काटना है, हटाना है। तो समीकरण 6 और 7 को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि जोड़ने में चिन्ह नहीं बदलते हैं। तो समीकरण 6 और 7 को अगर हम जोड़ते हैं तो जोड़ने के पश्चात देखिए ये आ रहा है, यहाँ पे जोड़ रहे हैं तो यहाँ पे x - y इक्वल टू 5, x + y इक्वल टू 11। इसको सॉल्व करेंगे तो y दिस कैंसिल एंड x + x इक्वल टू 2x इक्वल टू 11 5 यानी कि 16 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने x की वैल्यू निकाला, x इज इक्वल टू 8 आ जाएगा। फिर इस x की वैल्यू हम 6 और 7 में से किसी भी एक समीकरण में, माना समीकरण 6 में हमने क्या कर दिया, रख दिया। तो x - y इक्वल टू 5, यहाँ पे हमने x की वैल्यू रखी, पुट अप किया तो 8 - y इक्वल टू 5 यानी कि -y इक्वल टू 5 - 8 इक्वल टू -3 हो जाएगा। तो इस प्रकार x और y की वैल्यू जब निकल जाती है, यानी कि बोलने का मतलब x का मतलब होता है नाव की चाल। नाव की चाल हमने निकाल दी है 8 किलोमीटर/आवर, तो धारा की चाल 3 किलोमीटर/आवर हो गया। तो इससे संबंधित एक प्रश्न जो है आपसे पूछा जाएगा गृह कार्य के रूप में। इस प्रकार के क्वेश्चंस आप इसको अच्छी तरह से करने की कोशिश करेंगे एग्जाम्पल को देखते हुए। जैसे हमने बताया अभी, वो गृह कार्य है, ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकता है।
तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। उसके स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। फिर दूसरा क्वेश्चन है सेम उसी से मिलता हुआ कि रूही 300 किलोमीटर दूरी पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी द्वारा तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। यदि वह 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। तो रेलगाड़ी एवं बस की क्रमशः चाल ज्ञात कीजिए। तो दिए गए उदाहरणों की सहायता से आप इनको सॉल्व करेंगे। ओके, बाय।